नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। और आज हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, वही बजट जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं और सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये बजट सही है, गलत है, और अगर सही है तो ये कितना सही है। तो हम आपको बताएंगे, जहाँ तक हमने इस बजट के बारे में समझा है और जहाँ तक इस बजट को हमने देखा है, ये बजट आम आदमी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी की जेब पर और बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी मैं देख रहा था जी न्यूज और आज तक उस पर बैठे हुए गौरव और जो बीजेपी के अन्य प्रवक्ता हैं जो अन्य चैनलों पर भी बैठे हैं, तो उनकी बातचीत से लग रहा है कि सरकार के पास खजाना नहीं है। ऐसी चीज़ें सस्ती कर रहे हैं जिन्हें आम आदमी सोच ही नहीं सकता लेने के लिए, और ऐसी चीज़ें महंगी कर रहे हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब ये जो पैसा है जो बजट में इधर दे रहे हैं उधर दे रहे हैं, ये आएगा कहाँ से? हमारी जेब पर ही पड़ेगा। 70 सालों में मुझे लगता है पहली बार इतना बेकार बजट पेश किया गया। हालांकि इसे कुछ लोग अफवाह भी समझेंगे, इसे लोग ये कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अब जो आयकर है, आयकर को कोई राहत नहीं है, वही पुरानी दरों के हिसाब से ही कर आपको देना पड़ेगा। और सेंसेस से महंगाई बढ़ सकती है, रसोई का भी बजट बिगड़ सकता है, होम लोन में कोई राहत नहीं है। पुरानी गाड़ी जो है जिसके पास पड़ी हुई हैं, जिनके कम बजट में ही हैं, हालांकि नई गाड़ियां महंगी होंगी, तमाम चीज़ें महंगाई के दायरे में जो आ रही हैं वो गाड़ियां भी हैं, तो वो गाड़ी जो है स्क्रैप की जाएंगी। अच्छा, सरकारी जो है, सरकारी सेल किया गया है, जो सरकारी बिकने वाला है वो क्या है? केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में 2.25 लाख करोड़ निवेश में जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में करीब 35,000 करोड़ रुपए कम है। पिछले बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपए निवेश के जरिए जुटाने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि विनिवेश में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए सरकार के पास प्लान तैयार है। सरकार ने बजट में बताया कि सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर फैसला किया जा चुका है, जो अगले वित्त वर्ष में पूरे हो जाएंगे। आए जाते सरकार के निवेश में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं जो बिकनी बाकी हैं? एक तो बीपीसीएल, एयर इंडिया, काकोर और एससीआई के विनिवेश पर वही मुहर लग सकती है। सीपीएससी की भी हिस्सेदारी बेची जा सकती है ओएफएस के जरिए। तो अब ये चीज़ है, आप देखिए कि ये सरकार जो है, सरकार के पास इस कोरोना काल में इतना पैसा आया, बाहर से भी आया और डोनेशन आया, सब कुछ हुआ, वो पैसा गया कहाँ? 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था वो कहाँ गया क्या? और हर रोज जो सरकारी सेल जो लगती है, ये जो सरकारी कंपनियां जो बेची जाती हैं, इनका पैसा कहाँ गया? कि आखिर इतना पैसा ये सब हमारी ही जेब से निकाला जाएगा। पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का लगा कृषि सेस। अब इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, बजट में स्क्रैप पॉलिसी जो है वो 20 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं वो हटा दी जाएंगी। अब उनके लिए क्या नीतियां तैयार हैं तो अभी आना बाकी है, लेकिन वो हट जाएंगी। और 50,000 उसमें बताया गडकरी साहब ने कि नई नौकरियां निकाली जाएंगी। हालांकि इतनी नौकरियां गई हैं, लगभग 12 करोड़ के आसपास नौकरियां गई हैं कोविड-19 काल में। उन पर सरकार ने अभी तक कुछ मुंह नहीं खोला है। हालांकि यूथ का भी कोई नाम नहीं लिया है, ना जिक्र किया हुआ है, और आम आदमी के लिए तो कुछ बताया ही नहीं है उसमें। ये 75 के पार टैक्स नहीं है। अरे 75 के पास भैया टैक्स भरना किसने है? 75 के पास तो वैसे भी कितने लोग टैक्स भरते होंगे 75 प्लस जो है। अब टैक्स में इतना ही अगर आपने छूट देनी थी तो टैक्स में आप सभी में देनी थी। 75 प्लस कितने लोग हैं? वो तो वैसे भी रिटायर हो जाते हैं 62 के बाद में, तो टैक्स उनको क्या आप जो है उनके
जाने तक आप उनसे टैक्स भरवाएंगे? कमाल का बजट है भाई। अच्छा, 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की है। देश में प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनजर सरकार ये पॉलिसी लाई है। अब हालांकि आप देखिए कि प्रदूषण आपका 70-80-100 रुपए में तैयार हो जाता है। अगर आपके पास प्रदूषण का अभी लाइसेंस पर जो लाए थे, अगर आपके पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है तो 10,000 रुपये जुर्माना था। अब हालांकि अगर आपने 100 रुपये का वो प्रदूषण का, तो आपकी गाड़ी ऑक्सीजन फेंकने लगेगी। ये अभी तक था, लेकिन अब क्या है कि 20 साल पुरानी गाड़ियाँ शायद ज़्यादा ऑक्सीजन फेंक रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ले जाया जाएगा जी। तो 10,000 करोड़ का जो निवेश है, 10,000 करोड़ का 50,000 नई नौकरी उसमें जो है दी जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। 6 लाख करोड़ हो जाएगा, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस बार कुछ मज़ा नहीं आया जिस तरीके से आना चाहिए था। उसमें भी कोरोना का रोना शामिल कर दिया गया कि नहीं, ये चीज़ किसी चीज़ के लिए कोई बात नहीं की। शिक्षा पर तो कोई बात ही नहीं हुई। क्यों? शिक्षा जरूरी नहीं है? अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं, स्कूल तो खुल जाएंगे, लेकिन शिक्षा पर, एजुकेशन पर, सस्ती शिक्षा पर भी तो बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो बातचीत नहीं हुई। हालांकि क्या इनकी पॉलिसी है, क्या नीतियाँ हैं, इसको भी आप पढ़ें। स्टील, रबर, एल्युमिनियम क्षेत्र को भी बढ़ावा है। सोना सस्ता हो रहा है, खुशखबरी है। सोना और चांदी दोनों सस्ते हो रहे हैं और समय है, आप ले लीजिए इसको। क्योंकि अगर आपने इतना सस्ता सोना है, मैं देख रहा था कि बोले सोना सस्ता हो गया, वो 18,000 रुपये नीचे आ गया, 20,000 रुपये नीचे आ गया। तो मैंने कहा भैया इतना सस्ता हो गया तो मेरे घर पर रख के जाओ। तो ये हर रोज़ आप खबर देखेंगे। हालांकि अब बजट में आ गए तो और भी सस्ता हो गया होगा, शायद 1,000-2,000 रुपये तोले में ही हो जाए कुछ दिन के बाद में। थोड़ा इंतज़ार करके देख लो, साल भर सस्ता रहेगा, क्योंकि 1 साल के बाद फिर दोबारा बजट आएगा। 15 दिनों में स्क्रैप पॉलिसी का विस्तृत पॉलिसी का ऐलान। बजट का स्वागत। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बजट का स्वागत किया हुआ है, पूरे जोर शोर से वो भी। अच्छा, ये आर्थिक सर्वेक्षण से भारत की गंभीर स्थिति उजागर हो चुकी है। सकल कर राजस्व संग्रह में गिरावट अप्रैल-नवंबर 2020 के बीच। केंद्र सरकार के लिए 12.6% और 20.7% राज्य सरकार के लिए। क्यों? एक नाकाम अर्थव्यवस्था, एक कांग्रेस कहती है। हालांकि ये अब जो कुछ बिल्कुल भक्ति टाइप के लोग हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं कि नहीं जी प्रभु के खिलाफ नहीं बोल सकते, वो लोग तो सहमत हो सकते हैं। लेकिन जो देशभक्त हैं, जो जानते हैं कि नहीं यार कम से कम आपको जवाब देना चाहिए, वो लोग इनके साथ में नहीं हो सकते। तो अभी हाँ, निर्मला जी ने एक चीज़ साफ की हुई है कि मुश्किल वक्त में बजट आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ पर रहा हमारा फोकस, जो है हेल्थ पर, और इस पर क्या बात है। इस बार बजट में कुल 37% बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो 37% बढ़ोतरी हुई है वो कटेगा किस पर? कटेगा तो आम ही आदमी, जो मिडिल क्लास है उसको क्या मिला? घंटा, मतलब उसको कुछ नहीं मिला। उसको भरना है और भरते जाना है। पूरे देश का जो बोझ है ना, वो मिडिल क्लास पर फिर आ पड़ा है। पहले थोड़ा कम था, अभी वैसे भी उसकी नौकरी एक तो चली गई, ऊपर से अभी वो किराया नहीं दे पा रहा है, ऊपर से तमाम उसके पास कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो जूझ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उसको राहत देने की बजाय उसके ऊपर एक 36-37% की जो बढ़ोतरी अभी इस बजट में की है, वो भी थोप दिया कि बेटा तुम इसको भी भरो, और भरोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। तो ये बजट मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं और उनको आने वाली दिक्कतों को यहाँ के जरिए दूर किया जाएगा। हालांकि अभी डिजिटल के जरिए मजदूर अब दर्ज किए जाएंगे, लेकिन डिजिटल मजदूरी करनी पड़ेगी कि नहीं, इस पर अभी कोई बहस नहीं हम कर सकते हैं। फिलहाल को आगे कर भी सकते हैं कि आपको शायद ऑनलाइन ही वर्क करना पड़े। तो किसानों के साथ हर मोर्चे पर चर्चा करने को तैयार है। अब देखिए, अब इन्होंने MSP से 1.5 गुना ज़्यादा खरीद पर ये लाएंगे बजट में। किसानों को खुश करने की एक स्कीम ले आए हैं। लेकिन अगर किसानों को MSP से ज़्यादा अगर खरीदेंगे तो उसको बेचेंगे भी। जब भैया सरकारी आप संस्थान बेच सकते हो खुलेआम सेल लगा के कि आप इनको खरीदिए, इनको आप लीजिए। अभी शर्मा जी को सुबह सुबह फ़ोन आ गया बीजेपी वाले का। भाई बोले शर्मा जी
बोले क्या? बोले BSNL बिक रहा है। बोले तो? बोले BSNL बिक रहा है, खरीद लो। बोले नहीं तो कुछ दिन के बाद में ये बोलोगे कि भैया खरीद नहीं पाया, अंबानी क्यों बेच दिया, बजट नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मीम्स वगैरह आ रहे हैं और मुझे तो नहीं लगता है कि इस बजट से ये साल चलने वाला है। अब इसमें कितने आत्महत्या करेंगे ये बजट में लास्ट में सिर्फ एक चीज़ देखने वाली होगी कि मिडिल क्लास के लोग कितने आत्महत्या करते हैं। हर साल में बढ़ोतरी होने वाली है, ये डेफिनेटली। इसको कोई व्यक्ति लिखित में रख ले कि जितनी 5 सालों में जितनी आत्महत्या मिडिल क्लास वालों ने की हैं वो 1 साल में होंगी। क्योंकि भार कितना सहन करेगा, आखिर साल भर से तो झेलता ही आ रहा है ना मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास पर जो बातचीत होनी चाहिए वो बातचीत नहीं हुई, ना तो यूथ पर बातचीत हुई। अभी युवा भटक रहा है इन चीज़ों पर, अभी कहाँ क्या करेगा? जब कोई रास्ता नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि युवा अपराध की तरफ अग्रसर होगा और गलत काम करेगा। तो उस पर बातचीत सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। अब कर्ज में एयरलाइंस डूबी, अब एयर इंडिया से भी गवर्नमेंट, देखिए सरकारी संस्थानों से सरकार छुटकारा पाना चाहती है। कितनी मतलब एक सोचने वाली, पहली बार ये चीज़ सुन रहा हूँ। एयर इंडिया पर 60,000, अच्छा 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन अधिग्रहण के बाद खरीदार को 23,286 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे अधिग्रहण के बाद खरीदार को। अच्छा, मतलब अगर आप पूरा खरीद लेते हो तो आपको 50% में 60,000 करोड़ का कर्ज है, लेकिन पूरी आप एयरलाइंस ही इंडिया कंपनी अगर आप खरीदते हो तो आपको 50% का फायदा है। तो आप बिजनेस कर सकते हो, मौका है आपके लिए। LIC का IPO, अच्छा 25% हिस्सेदारी कम करेगी। मतलब एक जो LIC पर लोगों का जो विश्वास था, क्योंकि उसमें सरकार की, गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं जो हिस्सेदारी थी वो ज़्यादा थी, इसलिए लोग ये पल्स और तमाम जितनी कंपनियां आती हैं उन पर विश्वास ना करके लोग LIC पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन उसकी भी हिस्सेदारी धीरे धीरे बेच देंगे तो आगे चल के अगर LIC भी उसी रास्ते पर निकल जाती है तो ये समझिए कि सरकार से कुछ नहीं बोल सकते। IDBI बैंक का विनिवेश, सरकार IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी की बेचने की तैयारी में है। IDBI बैंक में LIC की 51% और सरकार की 47% हिस्सेदारी है। अब इसमें इन्होंने तय नहीं किया है कि कितना ही बेचेंगे, लेकिन इसे भी बेचेंगे। चलिए, अच्छी चीज़ है। भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई सरकारी संस्थानों को बेचने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि ये सब जितने भी और सरकारी बाकी संस्थान है, अभी ये पुलिस डिपार्टमेंट है, ये अभी आर्मी को छोड़ देना, बाकी आप जो मर्जी आप बेच लो, ये देश में चलेगा। अभी इनको सब ये प्राइवेट संस्थानों को क्या, अंबानी साहब को दे दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। कहाँ जाएंगे, उनके सभी चलेंगे। एक बिजनेसमैन को पूरा फायदा होगा तो मुझे लगता है देश आगे तरक्की करेगा। 10 बिजनेसमैन अगर तो प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलतफहमी पैदा हो सकती है, आपकी सरकार नहीं बनने के भी चांस हो सकते हैं। ऐसे क्या है, आपको पूरा फायदा मिलेगा अगर आप उनको फ़ायदा करवाएंगे। तो ये जो बजट है इस पर सरकार वैसे भी किसी बिल पर राय लेती नहीं है, तो बजट पर विपक्ष की राय क्या, विपक्ष की हिस्सेदारी कितनी है। अभी कल कुछ ज़रूरत पड़ी तो विपक्ष की भी हिस्सेदारी बेच देंगे वो, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है नहीं। अभी उनकी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, हाँ ये बहुत बढ़िया कहा है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि इस बजट में कोई विजन नहीं है। ये राइट है। लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने वाला बजट, भैया कौन से लोग, 75 साल वाले लोग, उनका जीवन स्तर बढ़ाएंगे लोग? मतलब क्या मजाक बना के रखा हुआ है। नड्डा साहब कम से कम कुछ तो आप समझ लीजिए कि ये जीवन, लोगों का जीवन स्तर नहीं है, क्योंकि उनकी तनख्वाह, उनकी जेब से सब काट फूट के उनका जीवन, उनकी लाइफ जो है खतरे की घंटी आप बजा चुके हैं। बजट के दिन तूफानी तेजी, सरकार के इन बड़े फैसलों से गदगद शेयर बाजार तो खुश होंगे ही। संबित पात्रा का नाना जी दादाजी पर तंज और एक बाबा जी भी हैं। अच्छा, डिजिटल जनगणना बजट में 3750 करोड़ का ऐलान हो गया है। मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि भैया जब डिजिटल जनगणना होगी तो इन आधार कार्ड बनाने का फ़ायदा क्या है। एक
2 महीने 6 महीने के बच्चे से लेकर के और जब तक व्यक्ति अर्थी पर नहीं पहुंच जाता तब तक का तो उसका आधार कार्ड बना हुआ है। अब आधार कार्ड अगर बना है तो आधार कार्ड से अब ये जनगणना नहीं कर पाएंगे। इस पर 3750 करोड़ का ऐलान, इसमें 3750 करोड़ रुपए खाम खा खर्च किए जाएंगे, वो भी डिजिटल ही होगा। जब डिजिटल ही होना है तो आप आधार कार्ड से भी तो गिनती कर सकते हैं कि देश में कितने बने हैं यहाँ, हैं। मतलब एकदम एक नई चीज़। इसका क्या फ़ायदा है? इसके कई आप फायदे ले सकते हैं लेकिन आप लेना नहीं चाहते क्योंकि खजाना खाली करना है, नहीं खाली करना है तो काम देते रहने हैं। कार्यकर्ता क्या करेंगे? बजट पर जीएसटी ऐलान भी कर दिया हुआ है। हम तो समझे पाकिस्तान पर चढ़ाई तो नहीं कर दी। ऐलान इनके बड़े बड़े होते हैं क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे जब भी बीजेपी मुश्किलों में घिरी होती है तो वो ऐलान कर देती है, स्ट्राइक कर देती है। तो स्ट्राइक होते रहने चाहिए, लेकिन ये पहली बार है कि बजट में स्ट्राइक विपक्ष ने किया है। हालांकि विपक्ष का पूरा जोर नहीं है क्योंकि आम आदमी को बजट समझ में नहीं आया। ठीक है, वो बजट समझते ही नहीं है। कौन समझता है? 100 में से 99% तो लोग जानते ही नहीं है बजट क्या है। बजट में आया हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लेना देना, चलो 20 रुपये का 21 में हो जाएगा, 21 की दाल 19 में आ जाएगी, तो कौन सा 1 रुपये से फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसे लोग हैं पैसे वाले। तो हैं ममता बनर्जी ने बात सही कही है। हालांकि ममता बनर्जी से राय लेनी चाहिए थी। ममता बनर्जी का देश के पहले पेपरलेस बजट में सब कुछ बेच दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गया बजट की बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आलोचना की है, करनी भी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि इस बजट में कोई भी विजन नहीं है। भैया बिल्कुल सही बात है, मुझे भी ऐसा ही लगा कि इस बजट में कोई विजन नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पेश हुए केंद्रीय बजट की जमकर आलोचना की। ममता बनर्जी ने कहा कि देश का पहला पेपरलेस बजट है, लेकिन इसमें सब कुछ बेच दिया गया है, कुछ भी बचा नहीं है। तो बंगाल के सिलीगुड़ी के एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा था कि प्रवासी मजदूरों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने बंगाल के लोगों का पैसा लूटा अब उन्हें प्राइवेट प्लेन में बैठाकर दिल्ली ले जाया जा रहा है। भैया वो भी तो आपके ही लोग थे जो लूट रहे थे बंगाल को, आप लूटने दे रही थी। पश्चिम बंगाल में मछली पालन करने वाले और चाय का बागान करने वाले, चलिए 2 चीज़ों में तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए। ममता बनर्जी ने भी बहुत बढ़िया बात की कि चुनाव से पहले बीजेपी पर निशाना साधते हुए बंगाल में कुछ नेताओं ने लूट कर पैसा कमाया है, वो इन्हीं की पार्टी में रह करके। अब लेकिन अब बीजेपी नाम की गंगा में नहा लिया तो अब मतलब पाप धुल गए, दाग धुल गए, अब वहाँ से देशभक्त हो गए। चलिए, ममता ने ऐलान किया है बंगाल में इस बार टीएमसी की सरकार ही बनेगी। अब ये तो चलिए वक्त बताएगा, क्योंकि टीएमसी में इन्होंने भी उत्पात कम नहीं मचाया हुआ है। पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों का रहना जीना दूभर सब कर दिया है। और जिस तरीके की राजनीति कर रही हैं, श्री राम जी से चिढ़ रही हैं, भगवान प्रभु श्री राम से, आप ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, ऊपर से ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण हैं तो आपके कोई कर्म तो ऐसे लगते नहीं कि आप ब्राह्मण हैं। अब आप अगर चिढ़ेंगी और आप इन चीज़ों को अगर आप नहीं मानेंगी तो फिर आपका क्या किया जाएगा। अभी जनता है ये, हालांकि हर चीज़ बरोबर देती है। आपको वोट भी दिया, आपको हार भी देगी, जीत हार ये तो क्रम है, जीवन चक्र है, चलता रहता है। तो इस बजट में आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग इस बजट को देखें, पढ़ें और इसकी वाहवाही बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसमें वाहवाही जैसा है कुछ नहीं। और इसकी आलोचना जितनी कर पाएँ उतनी करनी चाहिए आपको, अगर आप एक देश के नागरिक हैं। कि हालांकि अगर आप समझदार नहीं हैं तो आपके पिताजी की जेब से पैसा कटेगा, आपके भाई की जेब से पैसा कटेगा। ये पैसा जो बाकी का अभी जमा हुआ है, जो कोविड-19 में भी पैसा बहुत आया है, 20 लाख करोड़ का जो ऐलान किया गया था, कितना आपको मिला? 1 लाख भी नहीं मिला। और मोदी साहब एक मेन मुद्दे से भटक रहे हैं, वो एक काला धन। इन्होंने कहा था कि अगर मैं आऊँगा काला धन ले आऊँगा। 15 लाख मुझे दो नहीं दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आप बात कर रहे थे, जिस वजह से आप चुनाव जीते थे, आपने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं के पास काला धन है, वो कहाँ है?
अगर है तो आप उसे निकालिए, काला धन अगर है तो आप उसे निकालिए, उसे लाइए, तो हम भी जाने कि वो काला धन कहाँ छुपा हुआ है। आखिर देश को जानने का अधिकार है और देश को जानना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि देश को ऐसे मोड़ दिया गया, ऐसे रिमोट से पूरा देश चल रहा है कि देश सिर्फ वही सोचता है जो वो सोचते हैं, देश वही देखता है जो वो दिखाते हैं। तो इससे बाहर आ पाइए, इस वशीकरण से। वशीकरण से आप बाहर निकलेंगे तभी कुछ देश का भला हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। और हम आपके साथ में इन सब चीज़ों पर सरकार की आलोचना करना अगर गलत है तो ठीक है, मैं गलत ही कर रहा हूँ, लेकिन सरकार अगर कुछ गलत करेगी आम पब्लिक के साथ में, देश के साथ में या किसी साथ में, या उनकी हमें नीतियाँ समझ में नहीं आती, तो हम बिल्कुल उसकी आलोचना करेंगे। हाँ, अच्छे काम करते हैं तो उसमें हम उनकी खुलकर तारीफ भी करेंगे। उसमें हमें उनसे पैसे लेने की या गोदी मीडिया बनने की या चमचा मीडिया बनने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।